गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सजल वर्मा और स्वागत है आप सभी का टाइम टू करियर की इस करंट अफेयर क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश की जाती है? तो इसका सही आंसर है द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO इस रैंकिंग को जारी करता है। इसमें इंडिया की जो रैंक आई है इस बार वो है 55th। पिछले बार इसकी रैंक 112 थी, जो काफी अच्छा मेजर चेंजेस आए हैं। 55th रैंक इंडिया को मिली है। इसका मेन रीजन क्या है इस रैंकिंग को निकालने का? जो भी गवर्नमेंट द्वारा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अपनाए जाते हैं, नए इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was honored with the Felix Ofe-Bani यूनेस्को पीस प्राइज 2022? पूछ रहा है कि जो फेलिक्स ओफे-बैनी जो यूनेस्को पीस प्राइज है वो किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है एंजेला मार्केल, जो फॉर्मर जर्मनी की चांसलर भी रह चुकी हैं। उन्हें ये यूनेस्को पीस प्राइज मिला है। क्यों मिला है? इनके समय पे जो प्रवासी थे उनको इन्होंने काफी प्रवासियों को इन्होंने क्या दिया, शरण दी थी। तो उस एफर्ट्स के लिए इनको यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। बात करें फेलिक्स ओफे-बेनी की, तो ये स्वीडन के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनके नाम पर ये पीस प्राइज दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वन द टाइटल ऑफ ताज मिस इंडिया 2023? ताज मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है अक्षता राक्षी। अक्षता राक्षी जी ने ताज मिस इंडिया का खिताब जीता है 2023। ये जो इवेंट है ये हुआ था पुणे में। तो इतना याद रखिएगा कि ताज मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? अक्षता राक्षी जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्ल्ड यूनानी डे? वर्ल्ड यूनानी डे जो है उसको मनाने का क्या पर्पज है? तो पहला ऑप्शन है कि टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान। दूसरा है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन है टू कॉमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल यूनानी स्कॉलर्स। तो आंसर देख लेते हैं, बोथ ए एंड बी। इसी दिन जिस दिन हम वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं, किस दिन मनाते हैं? 11 फरवरी 2023 को हम वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं। क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे गए हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा याद रहें। होता क्या है कि आजकल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आपको किसी तरीके से पूछ सकता है। एक कोई भी न्यूज है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको किसी तरीके से भी वो पूछ सकता है। तो हम आपको जितना घुमा फिरा के बताएंगे उतनी सारी चीजें आपके माइंड में रहेंगी। पहला देखो क्या पूछ सकता है कि वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 11 फरवरी को मनाया गया। दूसरा, उस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? उस दिन किनकी होती है बर्थ एनिवर्सरी? मोहम्मद अजमल खान जी की। कौन थे ये एक ग्रेट इंडियन यूनानी स्कॉलर थे, ठीक है, जिन्हें हम हकीम अजमल खान के नाम से भी जानते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वन फैमिली वन आईडी पोर्टल? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने वन फैमिली वन आईडी पोर्टल को लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, केरला ने या फिर तमिलनाडु ने? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने वन फैमिली वन आईडी पोर्टल को लॉन्च किया। क्या रीजन है इसको लॉन्च करने के पीछे? जो भी फैमिली जिनके पास रेशन कार्ड या फिर राशन कार्ड नहीं है उनको फ्री और डिस्काउंटेड राशन प्रोवाइड कराने का इनका एम है। इसी के साथ साथ कुछ चीजें और हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये किसने लॉन्च किया था? ये भी यूपी ने लॉन्च किया था, काफी सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको इंप्लीमेंट किया, ठीक। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ये भी यूपी ने किया था। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वन डिस्ट्रिक्ट वन आईडी, ठीक है, सॉरी, वन फैमिली वन आईडी, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये किसने लॉन्च किया? ये भी यूपी ने लॉन्च किया। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों पूछ सकता है कि किसने लॉन्च किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बस इन इंडिया अनवील्ड? इंडिया की सबसे पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बस कहाँ चली? चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में या कोलकाता में? तो इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई में इंडिया की पहली डबल डेकर बस जो कि इलेक्ट्रिक है वो चली है। यहाँ पे आप न्यूज देख सकते हैं क्या लिखा है? द फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बस इन इंडिया वॉज अनवील्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। किसके द्वारा किया गया ये?
बिरहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बेस्ट के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाय डिफीटिंग विच टीम रियल मैड्रिड वन द फाइनल ऑफ 2022 फीफा क्लब वर्ल्ड कप। किस टीम को हराकर रियल मैड्रिड ने 2022 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता? तो दो चीजें हैं, एक आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप होता है जो कंट्री के बीच में खेला जाता है, कंट्रीज के बीच में खेला जाता है। दूसरा फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो क्लब्स के बीच में खेला जाता है। आपको पता ही होंगे बड़े बड़े क्लब्स के नाम से, जैसे रियल मैड्रिड हो गया, बार्सिलोना हो गया, आर्सेनल हो गया, तो बहुत सारे क्लब्स हैं। तो जो इस बार का फीफा क्लब वर्ल्ड कप है वो किसने जीता तो रियल मैड्रिड ने। पर किसको हरा के जीता? तो उसका सही आंसर है अल हिलाल को। अल हिलाल जो टीम है इसको हरा के रियल मैड्रिड ने 19th जो है फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपका राबात में, जो कि कहाँ है? मोरक्को में है। तो क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकता है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। किसको हराकर जीता? अल हिलाल को हराकर जीता। और ये कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है कभी कभार, तो कहाँ हुआ था? ये मोरक्को में हुआ था। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वन द 2023 ग्रीन को हैदराबाद ई प्रिक्स? ग्रीन को हैदराबाद ई प्रिक्स 2023 किसने जीती? तो इसका सही आंसर है जॉन एरिक वर्न ने। जॉन एरिक वर्न ने हैदराबाद ई प्रिक्स जीता। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्वेश्चन क्योंकि ये पहली ई प्रिक्स है इंडिया में। ई मतलब जो है इलेक्ट्रिकल, जो है इलेक्ट्रिक कार से मतलब है। ये जो रेस हुई थी, ये प्रिक्स जो हुई थी किसकी हुई थी? इलेक्ट्रिक कार्स की हुई थी, और इंडिया में पहली बार हुई थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज फर्स्ट एवर ई प्रिक्स, इंडिया की पहली ई प्रिक्स थी। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि किसने जीता। एक तो ये हो गया जॉन एरिक वर्न ने। दूसरा ये पूछ सकता है कि इंडिया की पहली ई प्रिक्स कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? हैदराबाद में हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच डेट नेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? किस दिन हम नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं इंडिया में? तो इसका सही आंसर है February 13। February 13 को हम नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। किनकी याद में? सरोजनी नायडू जी की। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन। इनको हम किस नाम से जानते हैं? और इनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे इनकी ये 144th बर्थ एनिवर्सरी थी। और हाँ, एक चीज और है जिसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये हम बात कर रहे थे नेशनल वुमेन्स डे की, जो कब मनाया जाता है? February 13 को मनाया जाता है। और अगर बात करें इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, तो कब मनाया जाता है? March 8 को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज हेडिंग द हाई लेवल कमेटी फॉर ड्राफ्टिंग रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर रो एंड रोपैक्स फेरी सर्विसेज? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक हाई लेवल कमेटी जो है रोपैक्स फेरी सर्विसेज की जो गाइडलाइंस है उनको रिवाइज करने के लिए बनाई गई है, उसको कौन हेड करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये रोरो और रोपैक्स मतलब होता क्या है। रोरो मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ। ये यूज होता है गाड़ियों के लिए, जो गाड़ियां फेरी सर्विसेज के द्वारा इधर से उधर ले जाती है, तो उनको रोल ऑन करना और रोल ऑफ करने के लिए रोरो वर्ड का यूज होता है। रोपैक्स मतलब रोल ऑन पैसेंजर। जब हम पैसेंजर्स को उसमें बैठाते हैं तो उसको रोल ऑन पैक्स या फिर रो पैक्स बोलते हैं। ठीक, अभी आपको ये चीज पता ही होगी, जैसे ये गुजरात है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये गुजरात है। अब होता क्या है कि कोई यहाँ पे व्यक्ति है, उसे कार से जाना है इधर, तो उसको ये इतना लंबा रूट फॉलो करना पड़ेगा, है ना। और बीच में क्या है? आपका सी है। तो यहाँ से फेरी सर्विस स्टार्ट होगी और यहाँ जाएगी। तो ये वो अपनी कार के साथ और अपना खुद इस फेरी सर्विस में बैठ के यहाँ आएगा, तो उसका टाइम भी बचेगा और क्या बचेगा? रुपया भी बचेगा। तो ये जो फेरी सर्विसेज हैं उसमें हम इस तरीके से गाड़ियां इधर से उधर लेके जाते हैं, तो उसी को रोरो और रोपैक्स सर्विसेज बोलते हैं। तो इसकी जो गाइडलाइंस हैं उसको रिवाइज करने के लिए कौन, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, उसको कौन हेड करेंगे? उसको हेड करेंगे संजय के मेहता। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच फॉर्म इज यूज्ड बाय सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड पेंशनर्स फॉर फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न? इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आपको पता है यहाँ पे ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ऐसे ITR 5, 6, 7 तक होती हैं। तो जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं जिनको वेतन मिलता है और जो पेंशन मिलती है जिनको, उनको अगर अपना इनकम टैक्स भरना है तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? तो कौन सा फॉर्म करेंगे? सही आंसर है ITR 1, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? सहज नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, ITR 1 को और क्या बोलते हैं? सहज। ठीक, ये किसके लिए है? ITR 1 जो है वो सैलरीड
पर्सन्स के लिए जिनको सैलरी मिलती है, जैसे यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ है, देखिए ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम या तो 50 लाख या उससे कम हो और उनको क्या है इनकम का सोर्स सैलरी हो, या फिर किसी एक प्रॉपर्टी से सेल करके जो इनकम आई वो हो, या फिर जैसे कोई एफडी है, आरडी है, उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे उनकी इनकम हो, या फिर एग्रीकल्चर से इनकम हो अप टू 5000, तो वो क्या भर सकते हैं, ITR 1 भर सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए ITR 2 किन के लिए है, जिनकी इनकम क्या है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को बेचकर है। आपको पता ही है लोग मकान बेच कर भी पैसा कमाते हैं, तो उससे जिसकी इनकम होगी ITR 2 भरेगा। वैसे ही ITR 3 की जो बिजनेस चलाते हैं उनको उसमें जो प्रॉफिट होता है उसके लिए वो ITR 3 भर सकते हैं। ITR 4 जिसको हम सुगम नाम से भी जानते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत याद रखिएगा, कभी पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the next president of Bangladesh? बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो सही आंसर है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। इन्हें बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट के रूप में चयनित किया गया है। वहां की रूलिंग पार्टी है अवामी लीग पार्टी, उन्होंने इनको खड़ा किया था और ये बिना किसी अपोज के वहां के प्रेसिडेंट बन गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी became the first entity in India to enable UPI transactions for foreign nationals? ठीक है, ऐसी कौन सी कंपनी है इंडिया की पहली जिसने जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए UPI ट्रांजेक्शन को अनेबल किया? देखिए UPI तो आप ही यूज कर सकते हैं, कोई बाहर का विदेशी नागरिक यहाँ आए और UPI यूज कर पाए, ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो कौन सी कंपनी है जिसने ऐसा काम किया है? तो वो है आपकी एबिक्स कैश। एबिक्स कैश ने जो भी विदेशी नागरिक यहाँ आएंगे उनके लिए ये सुविधा स्टार्ट करी है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा तो आपको याद रखना है कि पहली एंटिटी इंडिया में कौन बनी है जो विदेशी नागरिकों के लिए UPI ट्रांजेक्शन को अनेबल करती है? तो क्या नाम है? एबिक्स कैश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज सूरज? सूरज क्या है? एक सोलर पावर ड्रोन है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ये भी मिलिट्री परीक्षण एयरक्राफ्ट है, या फिर एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है? तो सूरज एक सोलर पावर ड्रोन है जिसको बनाया है किसने? गरुड़ा एयरस्पेस ने। गरुड़ा एयरस्पेस ने एक सोलर पावर ड्रोन बनाया है जिसका नाम क्या है? सूरज है। इसको कहाँ दिखाया गया? इसको दिखाया गया एरो इंडिया 2023 में दिखाया गया। अब ये क्वेश्चन एक और चीज बनती है कि एरो इंडिया 2023 कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? यलहंका में, बेंगलुरु। तो दो क्वेश्चन इससे बन गए, एक तो ये कि एरो इंडिया कहाँ हुआ था? यलहंका बेंगलुरु में। और दूसरा सूरज जो है वो किसने बनाया? तो किसने बनाया? गरुड़ा एयरस्पेस ने बनाया, और ये एक सोलर पावर ड्रोन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी बर्ड स्पीसीज वर स्पॉटेड ड्यूरिंग द सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल? सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल के दौरान कितनी बर्ड स्पीसीज स्पॉट की गई? तो इसका आंसर है 145 टोटल बर्ड स्पीसीज स्पॉट की गई। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपका वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि टोटल 145 बर्ड स्पीसीज स्पॉटेड इन सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, और ये पहला बर्ड फेस्टिवल हुआ था। तो याद रखने के लिए है, जरूरी है, ये याद रखेगा आपको कि पहला सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल कहाँ हुआ था। सब लोगों को ये भी पता ही है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी कहाँ है, ये है आपका वेस्ट बंगाल में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टोटल कितनी 145 बर्ड स्पीसीज यहाँ पे स्पॉट की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में किसने मेडल टैली में टॉप किया? तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। हुआ भी कहाँ था? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, और टॉप भी किसने किया? जम्मू एंड कश्मीर ने ही टॉप किया। देखिए कुछ चीजें हैं जिसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। खेलो इंडिया के बहुत सारे वेरिएंट हैं। खेलो इंडिया एक होता है आपका यूथ गेम्स, एक होता है विंटर गेम्स, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे? तो कहाँ हुए थे? ये हुए थे मध्य प्रदेश में। विंटर्स गेम कहाँ हुए, जो इसकी हम न्यूज में भी पढ़ रहे हैं? ये हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में। और यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कहाँ होंगे? अभी होने हैं, ये होंगे आपके यूपी में। यूपी में कहाँ? 4 शहरों में होंगे, लखनऊ में, गोरखपुर में, नोएडा में और वाराणसी में। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं इस न्यूज की। तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम में जम्मू एंड कश्मीर ने मेडल टैली में टॉप किया, जिसमें इन्होंने टोटल 76 मेडल्स प्राप्त किए, जिसमें 26 गोल्ड हैं, 25 सिल्वर हैं
और 25 के हैं ब्रॉन्ज मेडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट टॉप मेडल टैली इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स? जनवरी फरवरी में हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। तो कहाँ हुए थे? मध्य प्रदेश में हुए थे। और इसे टॉप किसने किया है? इसे टॉप किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप किया है। टोटल इन्होंने 161 मेडल यहाँ पे प्राप्त किए हैं, जिसमें से 56 गोल्ड है, 55 सिल्वर है और 50 क्या है? ब्रॉन्ज है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICED? ICED का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स। न्यूज देख लेते हैं क्या है। IIT रुड़की और सेंट्रल वाटर कमीशन ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया। किस लिए किया? ताकि ये एस्टैब्लिश कर पाए एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स। डैम्स के एक्सीलेंस के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर एस्टैब्लिश कर पाए, इसलिए इन दोनों ने क्या किया? मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया। क्या पर्पस है इसका? जो भी ओवरसीज डैम है, मतलब इंडिया से बाहर के जो डैम है और इंडिया में जो डैम है, उनको एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सपोर्ट सर्विस ये प्रोवाइड करा सकें, इसलिए इन्होंने ICED का एस्टैब्लिशमेंट किया। तो क्वेश्चन किसी तरीके से ही पूछ सकता है कि फुल फॉर्म क्या है ICED का, किसने एस्टैब्लिश किया? और जल शक्ति, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इन्होंने इसको 108 करोड़ की क्या की है? ग्रांट भी प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which bank has become the first private sector bank in India to enable its customer to link their RuPay credit card on UPI? तो ये पूछ रहा है कि पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन बना है जिसने अपने कस्टमर्स के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराई है कि वो अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को नहीं, ध्यान रखना, रुपे क्रेडिट कार्ड को क्या कर सकते हैं? UPI से लिंक कर सकते हैं। आपको पता है कि जब आप पेमेंट करते हैं तो UPI से जब पेमेंट होती है तो आप क्या करते हैं? डेबिट कार्ड से लिंक करते हैं और फिर आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट होती है। तो अब ये कह रहा है कि जो रुपे है, आपको मर्चेंट्स पता है ना, रुपे एक मर्चेंट है इंडिया का, मास्टर कार्ड वीजा के बारे में भी आपने सुना होगा। तो इंडिया का कौन सा है? रुपे है। तो इसका यूज करके आप रुपे क्रेडिट कार्ड का UPI से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अब तो कौन सा बैंक है पहला प्राइवेट सेक्टर? तो SDFC है। तो SDFC पहला बैंक बना है, पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है जो रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड लेक्सी, इंडियाज फर्स्ट AI चैटबॉट इंटीग्रेटेड विथ OpenAI's ChatGPT? तो लेक्सी है, एक AI चैटबॉट है, ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है वेलोसिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी एक कंपनी है जिसने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है लेक्सी। क्या है ये? इंडिया का पहला AI पावर्ड ई-कॉमर्स असिस्टेंट प्रोवाइड कराने वाला है। ठीक है, तो इस चीज पे याद रखना किसने लॉन्च करी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the joint annual military training exercise held between India and Japan? इंडिया और जापान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन जो है, ये एक्सरसाइज जापान में हुई, किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में। कुछ कुछ एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद रखिएगा। जैसे युद्ध अभ्यास किसके बीच में होती है? तो युद्ध अभ्यास किसके बीच में होती है भैया? इंडिया और US के बीच में होती है। सूर्य किरण किसके बीच में होती है? ये इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। और बाकी जैसे जैसे करंट अफेयर आप पढ़ते रहेंगे तो ये एक्सरसाइज होते रहती हैं, आते रहेंगे और आप याद करते रहेंगे। अगर एक बार में बता दूंगा तो याद होना है नहीं, है बहुत मुश्किल काम है। तो अभी जो जो चीजें हैं उसको आप याद रखिए। यहाँ पे न्यूज है कि इंडिया की तरफ से गढ़वाल राइफल ने इसमें भाग लिया था और जापान की तरफ से कौन थी? मिडिल आर्मी ऑफ जापान। इन दोनों ने मिलके जापान में धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इसमें क्या किया? पार्टिसिपेट की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वाज द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुई है फिजी में। इसका थीम जो था वो था ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कभी कभी थीम भी पूछ लेता है तो आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे याद आ रहा है कि हम वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे हम वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं 10 जनवरी को। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 जनवरी को मनाने का पर्पस क्या है? जो पहली
वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, वो आपकी हुई थी 10 जनवरी 1975 को। कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपका नागपुर में। इसलिए भी हम 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब? नए सीईओ कौन बने हैं यूट्यूब के? तो इनका नाम है नील मोहन, जो कि एक इंडो अमेरिकन है। इन्हें क्या बनाया गया है? यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द थीम ऑफ एरो इंडिया 2023? एरो इंडिया 2023 की थीम क्या थी? जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस भी आया था कि एरो इंडिया कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में, यलहंका। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया इन फरवरी 2023? यूनिसेफ इंडिया जो है उसके नेशनल एम्बेसडर 2023 में कौन बने? तो कौन है? आयुष्मान खुराना। इनको नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? यूनिसेफ इंडिया का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा बताइए, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? न्यूयॉर्क में। और एक चीज और आई थी, यूनेस्को। यूनेस्को पीस प्राइज के बारे में हमने पढ़ा ना, किसको मिला था? एंजेला मार्केट जी को मिला था। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ? फ्रांस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंक्लूसिव डिसेबल्ड पार्क इन नागपुर, महाराष्ट्र? तो ये कह रहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिसेबल पार्क जो है वो नागपुर में बनना है। तो उसकी आधारशिला किसने रखी? तो उसकी आधारशिला रखी नितिन गडकरी जी ने। आपको ये चीज तो पता ही होगी कि नितिन गडकरी जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी नागपुर ही है। तो ये याद करना भी इजी हो जाएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको याद जो रखना है वो ये रखना है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क है वो कहाँ खोला गया? कहाँ? आपका नागपुर, महाराष्ट्र में। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इसमें क्या होगा? मतलब दिव्यांग पार्क खुल तो रहा है, होगा क्या इसमें? 21 टाइप की जो डिसेबिलिटीज है उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी। इसमें आप टच करके और स्मेल करके पता लगा सकते हैं इस गार्डन में चीजों के बारे में। दूसरा, हाइड्रोथेरेपी यूनिट होगी, वाटर थेरेपी होगी, और एक इंडिपेंडेंट रूम बनेगा किनके लिए? जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए और उनकी माताओं के लिए। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द फोर्थ इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड? चौथी इंडिया उज्बेकिस्तान जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक जिला है पिथौरागढ़। वहां क्या हुई है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, जिसका नाम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है नाम। जिसका नाम है दसलिक 2023। दसलिक का मतलब उज्बेक लैंग्वेज में होता है फ्रेंडशिप, तो दोस्ती इसका मतलब होता है। और आप इसको ध्यान में रखिएगा कि 10 लीग जो है वो किन के बीच में होती है? किन के बीच में होती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। और कहाँ हुई इस बार? इस बार हुई पिथौरागढ़ के उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मिलिट्री हैज प्रेजेंटेड द प्रतिष्ठा पुरस्कार टू कर्नाटका बैंक लिमिटेड? कौन सी मिनिस्ट्री ने प्रतिष्ठा पुरस्कार दिया है कर्नाटका बैंक को? तो इसका सही आंसर है मेथी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेथी ने प्रतिष्ठा पुरस्कार दिया किसको? कर्नाटका बैंक को। क्यों दिया है? देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा इन्होंने यूपीआई ट्रांजेक्शन्स की। हाईएस्ट परसेंटेज है इनका यूपीआई ट्रांजेक्शन्स का प्राइवेट सेक्टर बैंक में, जिसके लिए इनको प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है? कर्नाटका बैंक को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टीम वन द मास्टर कार्ड रणजी ट्रॉफी 2022-23? तो पूछ रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती? तो इसका सही आंसर है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र किसकी टीम है? गुजरात की टीम है। इसने किसको हराया? इसने हराया बंगाल सौराष्ट्र क्रिकेट टीम को, और रणजी ट्रॉफी सेकेंड टाइम अपने नाम कर ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच डे डिड द केरला हाईकोर्ट पब्लिश इट्स जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज? किस दिन केरला हाईकोर्ट ने जो अपने जजमेंट हैं वो रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश किए?
तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं। दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पहला ये कि इंटरनेशनल जो मदर लैंग्वेज डे है वो कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है यहाँ पे लिखा है 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और केरला हाई कोर्ट इंडिया का पहला ऐसा हाई कोर्ट बना है जिसने रीजनल लैंग्वेज में कोई जजमेंट पब्लिश करी है। तो यहाँ पे देखिए न्यूज है कि चीफ जस्टिस एस मनी कुमार और जस्टिस शाजी पी टेल जो हैं, इन्होंने क्या किया है, मलयालम भाषा में अपना जजमेंट को पब्लिश किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट सरपासिंग इंडिया? इंडिया को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की 6ठी लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट कौन सी कंट्री बनी है? तो इसका सही आंसर है यूके। यूके के जो स्टॉक मार्केट है वो वर्ल्ड का 6th बिगेस्ट स्टॉक मार्केट बना है। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो क्या है? $3.11 ट्रिलियन। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें टाइम टू करियर से। धन्यवाद।